नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जैसा कि हमने कल देखा इस सब्जेक्ट के बारे में, और जो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट जो पढ़ी, हम लोग का अभी थर्ड यूनिट चल रहा है। तो एक आइडिया आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन सब्जेक्ट से रिलेटेड मिला होगा, और वो आइडिया ये है दोस्तों कि हमें हमारे सब्जेक्ट में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज़ करके किसी भी सिस्टम को डेवलप करना है। ठीक है? क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन मोटो होता है वो होता है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की बात करें तो ये भी क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर की नीड, सॉरी यूज़र की नीड को फुलफ़िल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र्स की हैं और उसको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है विद इन अ सिस्टम। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन कहीं न कहीं हमारी हेल्प करती है कि ये समझने में या ये बताने में कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के थ्रू हम उप्स पैराडाइम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको बार-बार मैंने पिछले भी कई टॉपिक्स में आपको मैंने बताया है कि 3 चीज़ें हैं। एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने बात किया ओ यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ओ ओ डी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, और ओ पी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना? यानी 1, 2 एंड 3। तो ये जो दोस्तों आपके 3 स्टेप है, ठीक है ना? ये हेल्प करते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सिस्टम को डिज़ाइन किया जाए। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहली चीज़ होती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है दोस्तों? तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की बात करें, तो जैसा कि हमने बताया था कि हमने डिस्कस किया था कि जो एक हमारा, अगर हम कहें कि एक विजुअलाइजेशन या फिर एनालाइजेशन की किस तरीके से पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़र ने हमें बनाने के लिए दिया हुआ है, तो उसको स्टार्ट कैसे करें, फिर फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप क्या होगा, पाँचवाँ स्टेप क्या होगा, इसका एक मेंटल लेआउट जो है हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, ठीक है? ब्लूप्रिंट भी हम लोग कह सकते हैं। और पर्टिकुलर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हम कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें सिस्टम को बनाना है, तो फिर हम अपने दूसरे स्टेप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में आते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हमने देखा कि उप्स जो है, उप्स के थ्रू अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसकी जो मॉडलिंग होती है वो हम यूएमएल के थ्रू करते हैं, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है? अब हमने जब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज देखा था तो हमने ये देखा कि किस तरीके से, चूँकि हमारी सेकंड यूनिट पूरी की पूरी यूएमएल के ऊपर ही बेस्ड थी और हम लोगों ने उसको सही से डिस्कस भी किया था। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको कि हमने जब हम एनालिसिस के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में आते हैं, तो हम उसी यूएमएल के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सिस्टम को या उनके कॉन्सेप्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए। यूएमएल के अंदर 2 चीज़ें यूज़ होती थी दोस्तों। अगर हम पहली बात करें तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन और या डायग्राम, और अगर दूसरे की बात करें तो बिहेवियर डायग्राम, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें आपकी य किसके अंदर आती थी दोस्तों? यूएमएल के अंदर। एम और एल के अंदर ये 2 चीज़ें आती थी, जिसको यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन की बात करें, तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन में जो कि 4 डायग्राम मोस्टली यूज़ हो रहे थे हमारे, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, क्लास डायग्राम और आपका सॉरी ऑब्जेक्ट डायग्राम।
और अगर हम बिहेवियरल की बात करें तो उसमें हमारे 4-5 डायग्राम यूज हो रहे थे आपके, सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एक्टिव डायग्राम, टाइम डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है, कोलैबोरेशन डायग्राम। तो बहुत सारे डायग्राम हमारे बिहेवियरल में भी यूज हो रहे थे। तो हमें ये पता है, चूंकि हम लोगों ने सेकेंड यूनिट डिस्कस किया है, तो हमने ये चीज समझी कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का यूज करके पर्टिकुलर अगर किसी सिस्टम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो हम इसके थ्रू मतलब कि ये आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम जितने भी हैं, जैसे कि आपका आप जितने कंपोनेंट या क्लास या डिप्लॉयमेंट या फिजिकल सॉरी डिप्लॉयमेंट या आपका ये ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम, ठीक है ना। तो हम चारों डायग्राम को पर्टिकुलर उस सिस्टम के लिए डेवलप करते हैं, और ये चारों डायग्राम सेम सिस्टम को ही रिप्रेजेंट, सेम सिस्टम के स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बस क्या होता है कि उसके वो अलग अलग वे से पर्टिकुलर सिस्टम को एनालाइज या उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से हमारा बिहेवियरल डायग्राम था, और बिहेवियरल डायग्राम में हम पर्टिकुलर जो हमने स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंट किया हुआ है या जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है, हम ये चेक करते हैं कि क्या उसका फंक्शनैलिटी या उसका बिहेवियर भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें पर्टिकुलर सिस्टम के फंक्शनैलिटी या ऑपरेशन को भी चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम बिहेवियरल डायग्राम में जितने सारे डायग्राम है सारे डायग्राम्स को बनाते हैं, और ये सारे डायग्राम कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं एनालाइज करने में कि पर्टिकुलर सिस्टम जो है उसका बिहेवियर जो है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड वर्क कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि देखिए दोस्तों, अगर हम जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि स्ट्रक्चरल में बहुत सारे 4-5 डिजाइन है, और बिहेवियरल में भी बहुत सारे 4-5 डायग्राम्स का यूज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई डायग्राम खराब है, सारे के सारे डायग्राम की कुछ अपनी स्पेशलिटीज है, और वो पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में उस स्पेशलिटीज को आपका डिस्क्राइब करता है, और वो अलग अलग वे से पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियर को या फिर स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट। ओके, तो हमने जब देखा कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है, जिसके थ्रू हम सिस्टम को डेवलप करते हैं। और हमने एक चीज और देखी थी कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के थ्रू जब हम यूएमएल का यूज करके हमने मॉडलिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद से हम उस पर्टिकुलर डिजाइन को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसको हम डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और वो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि जो हमने डायग्राम क्रिएट किया हुआ है, उसमें हम फिर से एनालाइज करके देखते हैं कि क्या उसको और बेटर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। कुछ अगर अननेसेसरी चीजें हैं तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर आपको हमें पता है कि नंबर ऑफ एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कई सारे मॉडल होते हैं, तो पर्टिकुलर कौन सा मॉडल बेस्ट होगा वहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए उस सिचुएशन में। तो इन सारी चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और अपने दिमाग में रखना होता है कि जो भी चीजें हम बता रहे हैं या फिर कर रहे हैं वो चीजें सही हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है, इसका जो मेन मोटो है वो है आपका एक यूनिक, एक एररलेस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मतलब एररलेस सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है, तो उसके लिए कितने सारे फेजेस होते हैं, कितनी सारी ऑपरेशंस को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, कितने सारे डायग्राम्स बनाते हैं, कैसे उनका एनालाइजेशन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो इंप्लीमेंटेशन करने में कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन को हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हम एल्गोरिथम क्रिएट कर रहे हैं तो एल्गोरिथम हमें पता है कि एक ऑपरेशन के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ कुछ वो अल्टरनेट एल्गोरिथम कौन है जिसको पर्टिकुलर जगह पे अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो आपके सिस्टम की इफिशियंसी या फिर मेमोरी स्पेस कम हो जाएगा या इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम सिंपल वे में कहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज करके जो किस तरीके से एक बेटर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है, तो ये उस पर्टिकुलर थिंग को आपके बताता है, या फिर एक वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप एक
एररलेस या एक अच्छा गुड सॉफ्टवेयर, बेटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके दोस्तों। जैसा कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में जानते हैं कि ये पैराडाइम्स और पैराडाइम से काफी डिफरेंट है। इसमें हम पर्टिकुलर हर रियल वर्ल्ड एंटिटी को एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो इससे हेल्प क्या होती है कि हम पर्टिकुलर जो हमारी मेन प्रॉब्लम है या मेन गोल है, हम उसके ऊपर डायरेक्ट फोकस कर पाते हैं। और जब भी अगर हमें फ्यूचर में अगर उसमें कुछ भी ऐड करना होता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम फॉर फ्यूचर भी जब भी हमें कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करनी हो तो हम उसमें आसानी से ऐड कर लें दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पहली दूसरी यूनिट पढ़ी, आपने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट यूएमएल कैसे डिजाइन करना है, और हम थर्ड यूनिट में चल रहे थे अपने। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा टॉपिक है पहला टॉपिक है आपका मैपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूजिंग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी कि अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू किस तरीके से क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो दोस्तों अगर हम समझने वाली बात यह है कि हम इसको हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं ऐसे जो कि जिनका यूज हम पर्टिकुलर किसी और पैराडाइम्स में कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट नहीं। मतलब हम ये कहें कि अगर सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के या सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अगर हम दूसरी लैंग्वेज के थ्रू ऑब्जेक्ट मतलब कि डेवलप कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जिनको हम दूसरी लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको इसको समझना है तो आइए हम देखते हैं कि कैसे क्या है, और क्या ये सही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को हम किसी नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किन पर्टिकुलर थिंग्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किन पर्टिकुलर थिंग्स को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जैसा कि देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डज नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ठीक है ना, ऑल दोज आर जनरली बेस्ट सूटेड फॉर द जॉब। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या मतलब कि एकदम स्ट्रिक्टली नहीं ये कहता है कि केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों जिनका यूज हम विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को हम कुछ जगहों पे नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब दूसरे वर्ड में कहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एक उसमें स्ट्रिक्टली कोई ऐसा रूल नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में अगर आप ध्यान दें दोस्तों, ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एज अ कॉन्सेप्ट मीन्स टू क्रिएट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल आइटम्स। ठीक है ना? यानी कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहें तो ये क्रिएट करता है एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन फिजिकल या कॉन्सेप्चुअल आइटम्स के बीच में, जैसे कि अ व्हीकल, अ पर्सन, अ मैनेजर, ईटीसी एक्सेट्रा। ईच ऑब्जेक्ट टाइप कॉमनली कॉल्ड अ क्लास। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो टाइप होता है, यानी ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एक जैसे ऑब्जेक्ट जो है उनको ऑब्जेक्ट टाइप कहा जाता है। और वो ऑब्जेक्ट टाइप जो है यानी नंबर ऑफ सेम एट्रीब्यूट वाले ऑब्जेक्ट्स को की अगर हम बात करें तो उनको हम एक सेट बना के एक क्लास के अंदर रखते हैं। तो ठीक है ना? तो तो इसके कहने का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट का एक टाइप होता है। यानी कि अगर 10 ऑब्जेक्ट है, उनके एट्रीब्यूट एक जैसे हैं, तो वो एक टाइप के हुए और उनको हम एक क्लास में रख सकते हैं। ठीक है ना? हैज अ बिल्डिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, और हर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी कि डाटा, आइटम और प्रॉपर्टी, एंड वर्ब होते हैं यानी कि मेथड और फंक्शंस। दीज बिल्डिंग टुगेदर फ्रॉम द क्लास, और ये सब जो है एक क्लास के अंदर टुगेदर बाइंड करके रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप तीसरे पैराग्राफ की बात करें तो जो हम बात कर रहे थे मैपिंग वाली कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को हम नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस इट इज दस पॉसिबल टू क्रिएट कंस्ट्रक्ट्स वर्ब क्लोज टू मॉडर्न क्लासेस। ठीक है ना? यानी कि एज दोज नोन इन
सी प्लस प्लस यूजिंग स्ट्रक्चर इन सी। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि कि हमें पता है कि जो ये क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं जिनको हम क्लास कहते हैं। तो ये जो मेथड है इसको हम इंपरेटिव पैराडाइम्स यानी कि अगर सी की बात करें, सी लैंग्वेज की बात करें, तो वहां पे स्ट्रक्ट के थ्रू एक स्ट्रक्चर इन सी यानी कि एक स्ट्रक्ट मेथड होता है, उसके थ्रू हम सी में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते दूसरे लैंग्वेज के थ्रू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खुद बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिस तरीके से हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जिनके टाइप सेम होते हैं हम एक क्लास में रखते हैं, वही उसी जैसा मिलता जुलता फंडा जो है सी में आप स्ट्रक्चर का यूज करके या स्ट्रक्ट का यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे भी क्या होता है कि नंबर ऑफ थिंग्स को हम एक जगह पे रख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो हम बात कर रहे थे मैपिंग की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लैंग्वेज के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को। अगर सारे कॉन्सेप्ट्स अगर अदर लैंग्वेज के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर हमारा कहने का मतलब क्या है कि फिर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की जरूरत ही क्यों पड़ती। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको हम केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजों को हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो in C a structure can contain variable, pointer to function and pointer to pointer of function। इसको मेंबर फंक्शन कहते हैं और इसको वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सी की बात है कि हम स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्या कहते हैं वेरिएबल को कंटेन करते हैं जो कि डाटा मेंबर होते हैं। पॉइंटर टू फंक्शन का यानी मेंबर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और वर्चुअल फंक्शंस का भी हम सी स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि अमंग द मेनी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक विच कैन नॉट बी मॉड्यूलेटेड इन सी आर, तो यानी कि जैसे कि हमने बताया ना कि एक क्लास वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि स्ट्रक्ट के थ्रू सी के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनका यूज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू ही कर सकते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसका इंप्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि अगर हम बात करें पहले वाले की, तो प्राइवेसी थ्रोज विजिबिलिटी कीवर्ड्स, यानी कि हम जो एक फैसिलिटी है कि कौन सी फंक्शनैलिटी को यूजर को शो करना है या फिर कौन सी फंक्शनैलिटी को यूजर को शो नहीं करना है, जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्शन, जैसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू ही यूज किया जा सकता है, सी के थ्रू इसका यूज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में हम पब्लिक और प्राइवेट मेंबर का यूज करते हैं ताकि जो पब्लिक को शो होना है जो चीजें वो हम पब्लिक में डालते हैं और जो चीजें पब्लिक को शो नहीं करनी है वो हमें प्राइवेट में डालते हैं। हम एक एग्जांपल भी हम लोगों ने लिया था कि अगर आपको कार ड्राइव करना है तो आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर कार जो है वो जो हमारी कार है, ठीक है, वो कार जो है वो पर्टिकुलर हमें उसको ड्राइव करने से मतलब है, ना कि हमें ये जानने से मतलब है कि उसका टायर कैसे बना है, उसके इंजन में कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं, उसकी सीट की क्वालिटी क्या है या फिर नीचे का बेस किस मेटल से बनाया गया है। तो इन सब से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। हमें हम एज अ कस्टमर अगर कार को ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें बस गाड़ी पे बैठना है और कार को ड्राइव करना है। ठीक है ना, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम उप्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं कि जिन फंक्शनैलिटी का यूजर से कोई मतलब नहीं होता उसको हम हाइड कर देते हैं और जिन फंक्शनैलिटी का यूजर से मतलब होता है उसको हम शो करते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल टाइप को अगर डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल टाइप का कस्टमर से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो उसमें वैल्यू इंक्लूड हो रही है उसका कस्टमर से मतलब होता है। तो वेरिएबल टाइप को हम हमेशा प्राइवेट में डालते हैं और अदर थिंग को हम पब्लिक में डाल देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सी या फिर किसी और पैराडाइम्स के थ्रू यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो और अगर हम दूसरी बात करें इनहेरिटेंस की, तो बट डिराइव्ड क्लास
कैन इम्बेडेड द सुपर क्लास फॉर अ सिमिलर इफेक्ट। ठीक है ना। तो इनहेरिटेंस के भी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है और आपको इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में पता चला होगा कि एक आपका सुपर क्लास होता है, ठीक है, और दो उसके सब क्लास भी होते हैं, ठीक है ना। तो जो सुपर क्लास होता है उसको हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, और जो सब क्लास होता है उसको हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, जिसको हम C1 और C2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सपोज कीजिए अगर व्हीकल नाम का हमारा क्लास है, तो एक कार हो, एक आपका हो गया बाइक, और एक आपका हो गया ट्रक, ठीक है ना। तो अगर इस व्हीकल क्लास में कुछ फंक्शनैलिटीज है, जैसे कि आपका ड्राइव का ब्रेक लगाना, या फिर फ्यूल, ठीक है ना, फ्यूल भरना, तो ये सारी, ये जो दोनों फंक्शनैलिटी है, ये जो कि उसके चाइल्ड क्लास है, यानी कि बाइक और कार, ये फंक्शनैलिटी का जब भी इनको यूज करना होगा तो ये ऊपर वाले क्लास से उसका यूज, यानी कि अपने सुपर क्लास से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं हमारे रियल वर्ल्ड से ही मिला है, कि हमें पता है कि चाइल्ड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज फादर की होती है, ठीक है ना। तो अगर चाइल्ड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अगर फादर की होती है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जीन्स के थ्रू होता है कि हाँ भाई, कि कुछ ना कुछ गुण फादर का बच्चे के अंदर होता है। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर इंप्लीमेंट किया, तो यहाँ पे हम खुद डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज को चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट है, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक है, और इसका भी जो यूज है वो अदर क्लास का मतलब कि अदर पैराडाइम्स का यूज करके, चाहे वो इंपरेटिव हो, चाहे वो और पैराडाइम्स हो, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसको भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही दोस्तों इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की भी अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का अगर कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, तो हमें पता है कि अगर हम इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें, हम लोग पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगर हम इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें, तो जैसा कि आपको पता है कि एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, बस ये थोड़ा सा मुझे हटा लेने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा क्या होता था कि जैसा कि अगर एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दे, तो एक पर्सन जो है एक टाइम पे वो कई रोल प्ले करता है, जैसे कि वो फादर भी है, वो हस्बैंड भी है, वो एम्प्लॉय भी है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब जिस अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो जिस सिचुएशन में होता है, तो वो उस टाइम पे सॉरी सॉरी वो उस टाइम पे वो फंक्शनैलिटी यूज करता है दोस्तों। और मतलब कि जिस सिचुएशन में वो रहता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो काम परफॉर्म करता है। तो सेम वो जो रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, ये जो पर्सन जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने सी प्लस सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर भी हमने यूज किया है पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। और पॉलीमॉर्फिज्म हमें ये सहूलियत देता है कि हम पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर जो है वो कि एक ही फंक्शन को एक से अधिक बार कॉल कर सके, ताकि कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने शेप नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है ना, और हमें पता है कि ये शेप नाम का फंक्शन जो है ये आपका सर्किल भी ड्रॉ कर सकता है, पॉलीगॉन भी ड्रॉ कर सकता है, आपका स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकता है, आपका रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो हमने एक बार वो शेप नाम का जो है वो फंक्शन बना दिया, शेप नाम का, ठीक है, हमने एक बार वो शेप नाम का फंक्शन बना दिया।
अब वो जब शेप नाम का फंक्शन है जो कि कई सारे शेप को ड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन पे आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, किसी कंडीशन पे किसी आगे चल के आपको सर्किल ड्रॉ करना है, या फिर आगे चल के आपको कुछ और ड्रॉ करना है, यानी कि जैसे कि रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो आप जब भी आप आगे चलते जाते हैं और जब भी आपको कोई शेप डिजाइन करने की जरूरत होती है, तो हम फिर से वहां पे एक नया फंक्शन न डिफाइन करके, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उसी शेप फंक्शन को ही कॉल कर लेते हैं, और उसको कॉल करने के बाद जो है हम क्या कहते हैं कि जब उसको कॉल करते हैं और हमें जो भी शेप हमें ड्रॉ करना होता है, हम उसको वहां से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है कि अब एक ही चीज को, एक ही फंक्शन को बार बार बनाने से तो अच्छा है, अच्छा है कि नहीं है कि हम एक ही जगह पे एक फंक्शन बना रहे हैं और अकॉर्डिंग टू नीड उसका यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ पर्सन का जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का भी जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट भी जो है, ये एक तरीके से देखें तो आपके यूज होता है आपका किसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ही अंदर, और इसको सी के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स की बात करें, तो अगर हम कंस्ट्रक्ट की भी बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्ट और यानी कि इंटरफेसेस और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सॉरी दोस्तों, अगर मैं बात कहूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सी में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें फंक्शन सॉरी हाँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें, और अगर बात करें फंक्शन ओवरराइडिंग की, सॉरी, ओवरराइडिंग की, तो फंक्शन ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम केवल सी प्लस प्लस के थ्रू ही फंक्शन ओवरराइडिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है हम सी के अंदर भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ऑपरेटर फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये टोटली आपका उप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जो है इसको फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को हम सी के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये तो जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि दैट सेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एज अ कॉन्सेप्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट डज नॉट रिक्वायर डज नॉट रिक्वायर। तो दोस्तों जो मैं हम लोग जैसा कि लिखा हुआ है कि दैट सेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एज अ डिजाइन कॉन्सेप्ट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको समझ में आया कि तो आपको ये सब देखने से आपको आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स है ऐसे, या फिर जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये स्ट्रिक्टली ये बाउंड नहीं करती कि जितने भी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जिनको हम अलग लैंग्वेजेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के, या सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो कि हम किसी और लैंग्वेज के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किन चीजों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किन चीजों को हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चीजें कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये चीजें समझते हैं तो आपको समझ में आएगा, और अगर आपने सी प्रोग्रामिंग भी अगर आपने की है, अगर आपको आती है, तो ये जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं, या फिर मैंने आपको स्ट्रक्ट यूनियन या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में जो कहा है, तो अगर आपको सी लैंग्वेज अच्छे तरीके से आती है, तो ही आप ये सारी चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको मेन आपका जो गोल है वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आप का जो मेन फोकस होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सके, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो, यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन सी में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो आपको अगर सी के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ट्राई कीजिए अधिक से अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीखने की, और एक ही प्रोग्राम को अलग अलग लैंग्वेजेस के थ्रू लिख के देखिए,
और तीनों को कंपैरिजन कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉजिक तो सेम है लेकिन उसके लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। ठीक है ना, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूंकि लैंग्वेज है तो उसका एक ग्रामर होगा, और ग्रामर है तो ग्रामर यानी उसके लिखने का तरीका, तो हर लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, तो हर लैंग्वेज के लिखने का तरीका भी दोस्तों डिफरेंट होता है। ठीक है, तो होप सो दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कल हम फिर नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।